हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक क्या सब्जेक्ट है, आज मैंने चेंज कर दिया है। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स का मैंने ऐसा टॉपिक उठाया है जो 10 और 12 दोनों ही क्लासेस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही क्लासेस में पूछा जाता है। खास करके जो हाई स्कूल का एग्जामिनेशन होता है उसका फर्स्ट चैप्टर भी है और साथ ही साथ वो इस एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस और जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं सभी में पूछा जाता है विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक से आज हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं। आप इन सभी बातों को जो भी यहाँ पर बताई जाएंगे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें ऐसी भी बातें हैं जो आपने शायद अभी इससे पहले ना पढ़ी हो या ना सुनी हो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि आप जो जो बातें आप पढ़ते हैं उनको आप नोट डाउन कैसे कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को इस छोटे से बोर्ड के अंदर समराइज किया हुआ है। इस तरह से आप भी अपनी नोट्स बनाते समय ध्यान रख सकते हैं कि जो चीज़ें आपको बताई जाती जो पढ़ाई जाती हैं उनको किस प्रकार से आप समराइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज़ को 4-4, 5-5 लाइन में ही लिखा जाए। आप उसको अपने तरीके से बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए, रिवीजन के लिए इस तरह से आप समराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ से अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका फिजिक्स का ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी आपका प्रकाश से रिलेटेड है। अब प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, और प्रकाश ये इस प्रकार की ऊर्जा है जो चीजों को दृश्य बनाती है। दृश्य बनाने का मतलब है कि अगर प्रकाश ना हो तो वस्तुएं या चीजें हमें दिखाई ही नहीं दे सकती हैं। तो प्रकाश वो माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा सारी सृष्टि कि जो भी चीजें होती हैं, ब्रह्मांड की जो भी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से? प्रकाश के ही कारण दिखाई दे रही हैं। ठीक, चलिए उनके कुछ गुण हम पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है वो एक लाइन में गति करता है, एक निश्चित दिशा में गति करता है। अगर इधर को जा रहा है तो इधर को ही जाएगा। ये नहीं कि यहाँ गया तो ऐसे चला गया। ठीक, इधर को जा रहा है तो इधर ही जाएगा, यानी एक सीधी लाइन में जिस तरफ वो जा रहा है वो एक सीधी लाइन में ही गति करता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, इसको संचय भी किया जाता है और बहुत सारे अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम इन मेन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रकाश के कारण वस्तुएं क्या होती हैं? दृश्य होती हैं, यानी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? जैसे बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि इस बोर्ड पर कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस पर पड़ रही हैं और इस पर पड़ने के पश्चात इन प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है। ये परावर्तित किरणें क्या होती हैं? हमारी आंखों पर पड़ती हैं और उनका एक प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही हैं या दृश्य हो रही हैं। चलिए, प्रकाश के कारण वस्तुएं दृश्य होती हैं। ठीक, तो दृश्य होने का कारण कौन है? प्रकाश। निर्वात में गति, प्रकाश की गति निर्वात में होती है। वैक्यूम में भी प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो अपनी दिशा में, अपनी एक सीधी लाइन में जो उसका गुण होता है उसमें गति कर सकता है। ठीक है, यानी निर्वात की स्थिति कैसी स्थिति होती है? निर्वात की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां पर वायु ना हो, यानी कुछ और तो छोड़ो, वायु भी ना हो, यानी कुछ भी ना हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी वायुमंडलीय प्रक्रिया उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना हो। तो ऐसी जहां पर ऐसी स्थान या ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्रफल जिसमें वायु भी उपस्थित नहीं होती है, ऐसी स्थिति को हम निर्वात कहते हैं। तो ये निर्वात की स्थिति होती है जहां पर वायु भी नहीं होती है, वायु भी उपस्थित
नहीं होती है। तो निर्वात में भी प्रकाश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। जबकि इसकी अगर तुलना की जाए किससे, ध्वनि से, अगर हम इसकी तुलना करें किससे, साउंड से, कि साउंड जो है वो क्या निर्वात में गति कर सकता है, तो ऐसा उसके अंदर गुण नहीं होता है। मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे के अंदर अगर हम साउंड की बात करें, अगर इसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दें, तो ऐसे में क्या साउंड सुनाई दे सकता है? यानी कोई कमरा है जिसके अंदर दो लोग हैं, ठीक, या मान लीजिए कि कोई कमरा है उसके अंदर कोई बाजा रखा हुआ है, साउंड रखा हुआ है, उसको बजाया जा रहा है, और उस बाजे के या उस साउंड की स्पीड, आप उसका जो साउंड है उसको फुल कर दीजिए, ठीक है। फुल करने के बाद उसमें इस कमरे के अंदर वैक्यूम की स्थिति होनी चाहिए, यानी निर्वात की स्थिति में आप साउंड को फुल वॉल्यूम पे उसको बढ़ा दीजिए, फिर भी वो साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि उस कमरे के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर निर्वात की स्थिति है, वहां पर वायु का एक भी कण नहीं है। और ध्वनि जो होता है, ध्वनि हमेशा कणों के माध्यम से संचरित होती है। जब तक वहां पर वायु के कण नहीं उपस्थित होंगे तब तक ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वायु तो प्रकाश जो है वो तो निर्वात में गति कर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे संचरित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, वायुमंडलीय कणों की आवश्यकता होती है। अगर वो कण उपस्थित नहीं होंगे तो ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, ध्वनि गति नहीं कर सकती है, ठीक। तो वायु की अनुपस्थिति में भी प्रकाश गति कर सकता है। प्रकाश की चाल की खोज किसने थी? वैज्ञानिक का नाम है रॉमर। रॉमर नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल की गति की थी। प्रकाश के चाल की गति है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, जिसने की थी? रॉमर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के चाल की गति की थी। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है, और वायुमंडलीय स्थिति में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो दो प्रकार के माध्यम है, एक सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें जहां पर सघन, घन मतलब समझते ही है ना, कहते ना बहुत घना है। घना का मतलब क्या है कि जिस चीज के, जिस वस्तु के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं, तो ऐसी जो स्थिति होती है वो सघन होती है, ठीक। और विरल का मतलब है कि ऐसी वस्तु जिसके जो कण है वो दूर दूर उपस्थित हो, तो वो विरल हो जाएगी, ठीक। और वायुमंडलीय स्थिति जो होती है उसमें कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। तो जिस वस्तु में कण या जिस एरिया में कण जो दूर, जितनी दूर दूर होंगे, प्रकाश उतनी स्पीड से उसमें गति कर सकती है, ठीक है। और जितने पास पास होंगे उसमें गति करने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसकी गति कम हो जाती है। जैसे आप किसी भीड़ भाड़ एरिया में जाएं, भीड़ भाड़ के एरिया में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी आप उतने आराम से जाएंगे, ठीक। जितनी कम भीड़ होगी उतनी स्पीड से जाएंगे। बस वही हाल यहाँ पर भी है कि जितना घना होगा, जितनी भीड़ यहाँ पर कणों की होगी, उतनी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक। और जैसे जैसे भीड़ कम होगी, कणों की भीड़ यहाँ पर देखो इससे कम है, तो यहाँ पर इससे ज्यादा स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड बिल्कुल कम थी, यहाँ पर थोड़ी सी अधिक हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एरिया बिल्कुल साफ है, बीच बीच में ही कहीं कहीं पर भीड़ है, कहीं कहीं पर ही लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो ये सघन और विरल माध्यम की स्थिति होगी। अगला है आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 होती है, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है,
ठीक, पृथ्वी के प्रकाश जो होता है, प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश होता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, लगभग मिला करके 499 सेकंड हो जाते हैं। ठीक, तो 8 मिनट 19 सेकंड में यानी लगभग 499 सेकंड में जो प्रकाश है जो सूर्य से चल करके वो पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक, ये लगभग में समय होता है। अगला है चंद्रमा से टकराकर, यानी जो प्रकाश की किरण है वो सूर्य की प्रकाश की किरण चंद्रमा से टकराई और चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है, तो चंद्रमा से टकरा करके चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरणों को 1.28 सेकंड लगते हैं। 1.28 सेकंड में ही हमारा जो प्रकाश है वो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। 1 सेकंड 1.28 सेकंड। ठीक है, ये पूरा सेकंड है, ये नैनो सेकंड में आ जाएगा। ठीक, तो 1 सेकंड से कुछ ज्यादा समय लगता है पृथ्वी तक प्रकाश को आने में चंद्रमा से। प्रकृति जो होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। ये दोहरी का मतलब है कि इसमें दो तरह के गुण पाए जाते हैं। किसके किसके गुण पाए जाते हैं? पहला गुण पाया जाता है इसमें तरंगों का गुण पाया जाता है और दूसरा गुण कण का गुण भी इसमें पाया जाता है। जब तरंग का गुण पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या क्या स्थितियां होती हैं? यहाँ पर परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो कितनी कैसी होती है? दोहरी प्रवृत्ति होती है। तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति में कौन कौन सी दो प्रवृत्तियां हैं? एक है तरंग की प्रवृत्ति, एक दूसरी है कण की प्रवृत्ति। तो कण की प्रवृत्ति में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक ऑप्शन में कह देगा कि कौन सी नहीं होती हैं, तो उसमें से आपको बताना होगा। तो ये होती हैं, इसके अलावा कुछ और आ जाता है तो वो नहीं होती है। ठीक, तो प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण होता है। ये कब होता है? जब प्रकृति आपकी कैसी होती है? तरंग के रूप में होती है। और कण के रूप में इसमें याद रखिएगा वैद्युत प्रभाव होता है और क्रॉम्पटन प्रभाव होता है। ठीक है, कण के रूप में क्रॉम्पटन प्रभाव और वैद्युत प्रभाव होता है। ठीक, चलिए अगला है प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? और बहुत ही पॉपुलर आपके साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें इस खोज के लिए, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, इन्हें इसके लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं या उस वास्तविक प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है, उसके बारे में नीचे बताया गया है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक है लेकिन क्या बनेगा? उल्टा। इसमें थोड़ा सा चीजों को अपोजिट रखा गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अपोजिट का मतलब है कि वास्तविक है लेकिन क्या होगा? उल्टा, और सदैव उल्टा रहेगा। यानी अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये मान लीजिएगा कि जो उसका प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। ठीक, दर्पण के सामने बनेगा। अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक है तो वो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने, अगर ये दर्पण है तो इसके सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और क्या है? वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि ये इसका जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से छोटा होगा, वो निर्धारित करता है कि वस्तु किस स्थान पर रखी गई है। ठीक है, जहां पर वस्तु होगी उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना है या बड़ा प्रतिबिंब बनना है। ठीक,
इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि परावर्तित किरण वास्तव में यहाँ पर मिलती हैं। जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश का इसमें परावर्तन होता है, तो परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं वो वास्तव में आकर के वास्तविक रूप में एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब में इसी का अपोजिट होता है कि इसमें उल्टा होता है प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी है लेकिन प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, सीधा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा हमेशा बनेगा। पर्दे के पीछे बनता है, यहाँ पर पर्दे के सामने बनता था, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा पर्दे के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि ये आभासी है, इसलिए इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर इसका वर्चुअल इमेज नहीं बनाया जा सकता। परावर्तित किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में यहाँ पर नहीं मिलती हैं, केवल लगता है कि वो किरणें जा करके आगे जा करके मिल जाएगी। ठीक है, आप जब आरेख खींचेंगे तो वहां पर लगेगा कि हाँ ये किरणें यहाँ पर आगे जा करके मिल जाएंगी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, वे किरणें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, दर्पण, दर्पण जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। जो समतल होते हैं, प्लेन मिरर होता है, वो प्लेन मिरर जो समतल होता है बिल्कुल, वो आपका क्या होता है, समतल होता है, तल जिसका समतल हो, अब वही है आपका, समझते होंगे आप, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका जो शेप होता है वो गोल हो, गोल शेप में जो आपके दर्पण होते हैं, वो मिरर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो एक गोला होता है, कांच का गोला होता है, उसी कांच के गोले को हम काट करके उत्तल और अवतल एक ही गोले से दो प्रकार के दर्पण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक कांच के गोले से दोनों प्रकार के हम दर्पणों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक कांच का गोला आपको दिया जाए और एक तरफ से काट दिया जाए इधर से और एक तरफ इधर से काट दिया जाए उसे, तो एक जो आपका दर्पण होगा वो उत्तल होगा और दूसरा जो दर्पण होगा वो आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक, चलिए यहां पर कुछ माध्यम लिखे गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर इनको ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि माध्यम और उनके प्रकाश की चाल क्या है उस माध्यम में, तो प्रकाश यहाँ पर ये माध्यम लिखा गया है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इनका क्रम एक क्रम से लिखे गए हैं, किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है। ठीक है, तो निर्वात में हमने बताया क्योंकि उसमें कण ही नहीं होते हैं, तो जहां पर भीड़ नहीं होगी वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर निर्वात में सबसे अधिक होती है स्पीड प्रकाश की, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, जल में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तारपीन के तेल में ये पूछा जाता है बहुत, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट होता है, जो आपने देखा होगा कि सॉल्ट जो होता है आपका नमक जो होता है वो जो गोले वाला नमक होता है ना, तो उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और नायलॉन जो होता है, नायलॉन में भी आपकी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की स्पीड, लाइट की स्पीड किस माध्यम में कितनी होती है ध्यान रखिएगा। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम आपकी जल में होती है, फिर उससे कम आपकी तारपीन के तेल में होती है, कांच में होती है उससे भी कम, और रॉक सॉल्ट नायलॉन में 1.96 × 10⁸ होती है। ठीक, तो ये है आपका माध्यम और उसमें प्रकाश की कितनी चाल होती है उसके बारे में। यह आपको पूछा जाता है जल में, कांच में, निर्वात में, नायलॉन तो कब पूछता है, नायलॉन और ये सॉल्ट तारपीन के तेल में। ये चारों ऊपर वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है ऑप्शनल में। ठीक है,
फिर आगे कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स, मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है कि प्रकाश जो होता है वो हमने आपको बताया कि एक सीधी रेखा में गति करता है, और इस सीधी रेखा में गति करने के कारण, यानी इसका जो गुण होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, उस गुण के ही कारण आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गति करने के कारण ही प्रकाश के द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के सीधी रेखा में गति करने के कारण ही होती हैं। दूसरा है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। जैसे ये मिरर है, ये मान लीजिए मिरर है और इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इस मिरर पर किस प्रकार का बनना है, उस अगर वो प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, उल्टा का मतलब है कि जैसे यहाँ पर कोई भी वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये जो मेरा बायां हाथ है, दायां हाथ है, ये बायां तरफ दिखेगा और जो बायां हाथ है वो दाहिनी तरफ दिखेगा। तो ये क्या हो गया, उल्टा जो हो जाता है। पार्श्व का मतलब उल्टा, पार्श्व का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा। उल्टा जो परिवर्तन होता है, यानी जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है यहाँ पर जाकर के, तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिएगा जो कुछ अक्षर होते हैं, जो इंग्लिश के आपके 26 अक्षर होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, 26 अक्षरों में से कितने अक्षरों का पार्श्व परावर्तन होता है? ठीक, टोटल कितने हैं आपके 26, और 26 में से 11 ऐसे लेटर्स हैं, 11 ऐसे अक्षर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन होता है। और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी में आपके सभी अक्षर आ जाते हैं। चलिए, ट्रिक ये है, ए मोहित UVWXY। ठीक, ये आपकी एक ट्रिक है। क्या है? ए मोहित UVWXY, XY तक है, U से स्टार्ट करिएगा और Y तक, UVWXY। ठीक, तो ए का भी प्रतिबिंब जो होता है वो सेम, इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, ये 11 जो लेटर्स हैं इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ए भी आपका जैसे आपका ऐसे है वैसे ही इसमें भी दिखाएगा। मोहित M हो गया, O हो गया, H हो गया, I हो गया, T हो गया, UVWXY। ठीक है, ये 11 अक्षर हैं, ये 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ए मोहित UVWXY इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। किरणें कितने प्रकार की होती हैं? किरणें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, समांतर किरणें, अपसारी किरणें और अभिसारी किरणें। इनको भी जानना बड़ा जरूरी है। समांतर किरणें क्या होती हैं? यहाँ पर देखिएगा, ऐसी किरणें जो कभी भी आपस में नहीं मिलने वाली हैं, ना तो पहले मिली थी, ना प्रेजेंट टाइम में कहीं पर मिलने की संभावना है, और ना ही भविष्य में कभी आगे जाकर के मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ऐसी किरणें जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इनकी दूरी आपस में हमेशा एक निश्चित होती है, वो हमेशा उसी दूरी के अंतर पर रहती हैं, तो ऐसी किरणें जो होती हैं वो हमेशा समांतर किरणें कहलाती हैं, और इन किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, प्रत्येक जगह पर समान होती है। यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, हर जगह पर इनकी दूरी क्या होगी, समान होगी। दूसरी है आपकी अपसारी किरणें। अपसारी किरणें का मतलब क्या होता है? ऐसी किरणें जो एक पुंज से, एक पर्टिकुलर एरिया से, ये आपका मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से, एक वस्तु से बाहर की ओर निकलती हैं, यानी उस वस्तु से क्या करती हैं, दूर जाती हैं। ठीक, एक बिंदु से होकर के एक दूर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ऐसी प्रकाश किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, तो जो किरणें दूर जाती हैं, किसी पुंज से होकर के दूर
जाती हैं, अनेक दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, तो ऐसी जो किरणें होती हैं उन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। अभिसारी क्या होती हैं? अभिसारी का मतलब होती है आने वाली किरणें। आने वाली मतलब ऐसी किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर के सभी मिल जाती हैं। तो ऐसी जो किरणें होती हैं जो एक बिंदु पर आकर के, अनेक दिशाओं से आने वाली किरणें जो एक बिंदु पर आकर के सभी मिल जाती हैं, ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक। अपसारी किरणों में क्या होता है? एक बिंदु है और उस बिंदु से होकर के दूर जाती हैं किरणें। एक बिंदु से दूर जाने वाली किरणें अपसारी किरणें, और एक बिंदु की ओर आकर के उस पर सभी किरणें मिलने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिसारी किरणें हैं। जब बिंदु पर, एक ही बिंदु पर सभी मिल जाए तो अभिसारी, और जब एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में वो निकल जाए या दूर दूर चली जाए तो ऐसी किरणें क्या होती हैं? हमेशा अपसारी किरणें कहलाती हैं। समांतर किरणें जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक टॉपिक्स। इसके बाद फिर एक बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, जिसके बाद में हम आपके तीनों दर्पण को कवर करेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तीनों दर्पण और उनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।